एलए दर्पण देखने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और प्रणाम। रचना से रूबरू में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत से आर्टिस्ट के इंटरव्यू लेकर आई हूँ जो आपने बहुत पसंद किए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे 3 महान हस्तियां हैं जब उनके भाव शब्दों में गुंजते हैं तो कभी हास्य निकलता है तो कभी व्यंग और कभी गीतों की सरिता बह उठती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ आज यहाँ पे 3 महान कवि उपस्थित हैं और मैं उनसे एक एक करके उनसे उनका परिचय जानूंगी और चाहूंगी कि वो सिर्फ संक्षिप्त में अपना परिचय बताएं। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक जुड़ेंगे, जो यहाँ अमेरिका में जो लोग देखेंगे उनके लिए। तो सबसे पहले भोला जी, जो देखने में भी भोला लगते हैं, सुदीप भोला जी से के साथ आती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप चंद पंक्तियों में अपना परिचय। जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं कवि सुदीप भोला हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और इन दिनों एक शो हम करते हैं लपेटे में नेताजी, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हमको देखा सुना जाता है। पर इतना सा परिचय हमारा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। जी नमस्कार, मैं गौरव शर्मा हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन पिछले 20-22 साल से मुंबई रह रहा हूँ, तो अब तो मुंबई कर ही हो चुका हूँ। और हास्य कवि, स्टैंड अप कॉमेडियन। एक शो आया था, बहुत बड़ा शो आया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। उसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी थी, तो उसके 2nd सीजन का फाइनल जीता था। फिर कॉमेडी का किंग कौन सब टीवी पे आया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के करीब 40 पार्टिसिपेंट थे। उसका फाइनल जीता था, तो उससे एक छोटी मोटी पहचान बनी और तब से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं और आज आपके बीच में हैं। क्या बात है। अब हम चलते हैं अपनी प्यारी आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी की। मैं सरिता शर्मा हूँ और बचपन से मुझे हिंदी कविता से बहुत प्रेम रहा है। हिंदी कविता मेरी जीवन की अभिन्न सखी की तरह रही है मेरे साथ। डायरी में हमेशा मैं कविता नुमा कुछ लिखा करती थी और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि तमाम चीजें साइड हो गईं और सिर्फ कविता और मैं रह गई। क्या बात है, क्या बात है। तो अब आपने कविता की बात करी है, तो ये बताइए कि आपको याद है आपकी पहली कविता कौन सी थी? जी बिल्कुल, मुझे याद है। कक्षा 6 में मैं पढ़ती थी जी। तब मैंने कुछ पंक्तियां तो याद नहीं है एग्जैक्टली जी, लेकिन वर्षा हो रही थी। अच्छा। और वर्षा बरामदे के मुंडेर से ऐसे पानी भरा हुआ था, उसमें टपकता था पानी, तो वो एक बुलबुला बड़ा बनता था और टूट जाता था। तो उस पर मैंने पहली कोई पंक्तियां लिखी थी। क्या बात है जी। और उसके बाद तो फिर सिलसिला ऐसा चला कि मैं हमेशा लिखती ही रहती थी कविता। क्या बात है। सेम क्वेश्चन आपके लिए भी ये प्रश्न है जी। एक्चुअली मेरे पिताजी हास्य कवि थे जी, एक वेल नोन हास्य कवि थे, तो घर में ही माहौल ऐसा था, तो हास्य का माहौल घर में रहा, तो वो हंसी मजाक वगैरह चलता रहता था। उसमें कभी कभी कविता नुमा कोई बात निकल आती थी। अच्छा। फिर जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो मेरे स्कूल का समय चल रहा था जी। तो फिल्म नगरी रही है मुंबई, तब कुछ पंक्तियां बनी जो शायद उसको शुरुआती हास्य कविताओं में ही आप शुमार कर सकते हैं। छोटी छोटी कविताएं होती है मेरी कि एक हीरो का अंतिम समय आया तो यमराज उसे लेने आया, हीरो ने समझदारी से काम लिया, अपने डुप्लीकेट को आगे कर दिया। यमराज ने डुप्लीकेट को एक तरफ किया, हीरो की कॉलर पकड़ी और कहा, बेटा हीरो तुझे लेने आया हूँ, तुझे लेकर ही जाऊंगा, तू बचकर कहाँ जा रहा है, तेरे डुप्लीकेट को तो लेने, वो देख मेरा डुप्लीकेट आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह की छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत हुई और फिर पापा ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और तब ये शो का प्रोफेशन में बदल गया, पता ही नहीं चला। क्या बात है, क्या बात है। आपका विचार? बिल्कुल, जैसे हमारे गौरव जी ने बताया, हम भी परिवार में कविता का माहौल शुरू से रहा। अच्छा जी। हाँ, कवि संदीप सपन जी मेरे पिता हैं और बचपन से ही कविता का और कवि सम्मेलनों का एक वातावरण घर में रहा। तो वैसे तो कविताएं लिखने का कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन यूं ही कह दिया करते थे, हमें नहीं पता था कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंटल कवि बनते हैं, वैसे ही मैं एक एक्सीडेंटल कवि हूँ। बचपन से कुछ लिखा, लेकिन मेरा एक मानना है आदमी कवि तब बनता है, कोई भी व्यक्ति कवि तब बनता है जब वो उसका जीवन का सर्वाधिक संघर्ष का काल हो। छोटी छोटी चीजों से वो संवेदनाएं उठाता है, छोटी छोटी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है। तो
ऐसे ही एक कविता लिखी थी, जिस जीवन में हुआ ना हो एक पल संघर्ष विराम, उसको कभी नहीं भाएगा जीवन में आराम, हमें मिले नित नई चुनौती नए मोड़ नव पंथ, जीवन में हो पाए कभी ना संघर्षों का अंत, सूरज का भी धर्म हो गया इत उगना उत ढलना, वो कैसे रुक पाए जिसने सीख लिया है चलना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ऐसी कविताएं बचपन, ये मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में मैंने कविता लिखी, इस तरीके की रचनाएं, लेकिन मंचों पे नहीं थे। मंचों पर आने के लिए बहुत प्रयास किया, हाँ। क्योंकि हमें मंच उपलब्ध थे, कविता नहीं थी हमारे पास जी। प्रयास किया तो वो लगभग 2-3 बार हम असफल हुए जी। एक बार तो यूं हुआ कि एक कविता हम सुनाने खड़े हुए कि माँ पर रचना थी, तो इतने डूब के सुनाई कि एकदम से किसी दूसरे उसमें चले गए प्रस्तुति में, ये ध्यान नहीं रहा कि सामने 10,000 लोग बैठे हुए और अचानक संचालक ने कहा, अरे बेटा जरा आराम से। तो जैसे ही उनने कहा, तो मैं स्वभाव से तो हंसमुख हूँ, तो मैं हंसा और माइक का एक चक्कर लगा दिया, माइक का पूरा एक चक्कर लगा दिया। हाँ। मल्हारगढ़ करके एक जगह थी, तो 10,000 लोग एक साथ मेरे ऊपर हंस रहे थे। फिर 6-8 महीने तो मंच की तरफ देखा भी नहीं। अचानक कुछ दिन मेरा कारखाना रहा है सोने चांदी के जेवरों का, तो चांदी की गर्दनी बनाने का हमारा काम रहा है। तो एक हमारा कारीगर था दरअसल, तो वो हमसे जब तब पैसे वैसे मांगता रहता था कि आज इसके ये हो गया, आज वो हो गया पैसे। हाँ। तो एक दिन कहने लगा कि 100 रुपए दे दो, हमें जहर खाना है। अरे बाप रे। मैंने कहा 100 रुपए काय को खाना है जहर, यूं मजाक मजाक में। तो एक कविता लिखी कि टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज सुनार की। बाद में क्या बात। तो वो कविता हमने उसके लिए मजाक में लिखी थी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक समाचार पढ़ा, देख रहा था टेलीविजन पे कि किसानों पर गोलियां चली मध्य प्रदेश में। तो अचानक वहां से मेरे मुंह से निकल गया, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। उसके बाद लगभग 6 महीने में एक कविता रचना तैयार की जो अपनी धुन पे थी, और उस कविता को जब मैंने पहली बार मंच पे सुनाया जी, सारा ऑडिटोरियम खड़ा हुआ था, लोग कोई गले लगा रहा था, कोई रो रहा था। उस दिन मेरे पिताजी ने कहा, बस आज से तेरा काम हो गया, अब तुम कभी बन गए। क्या और उस तब से निकले हैं, तो आज तक ये अमेरिका की तीसरी यात्रा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो एक्सीडेंटल पॉइंट नहीं, ये आपने इतनी अच्छी बात की कि आपने ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न का यही प्रश्न था मेरा कि कैसे आप मंच पे आए। आपने कितनी सुंदर बात बताई, तो ये प्रश्न आपके लिए भी है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा कि ग्रेजुएशन, हालांकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था मैं, मतलब ये है कहिए कि मैट्रिक भी ट्रिक से की थी। क्या बात और ग्रेजुएशन किसी तरह कंप्लीट हुई। फिर सोचे, कोई प्लान नहीं था करना क्या है जी। पापा जी के साथ कवि सम्मेलन में जाता था, तो उनको देखता था हंसाते हुए, हास्य कविताएं, तो ये मेरे डीएनए में था, हंसी मजाक और स्पॉन्टेनियस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैंने कहा ये शायद मैं भी कर सकता हूँ। छोटे छोटे प्रोग्रामों में शुरुआत हुई और ये सक्सेस होते गए, अच्छा लगता गया। फिर अचानक से ये 2 बड़े टीवी शो आए जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बस ऐसे ही मैंने सोचा एक आध एपिसोड भी कर लूंगा तो एक छोटी मोटी पहचान बन जाएगी। लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कि दोनों का मेगा फाइनल जीता मैंने। और उसके बाद एक पहचान बन गई। 2006 से ये जो यात्रा शुरू हुई है इनकी तरह, तो अभी तक जारी है और कर रहे हैं। अब ये अमेरिका की ये मेरी भी 5वीं यात्रा है। लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इसके अलावा कई देशों में जाना हुआ है। तो ये कोई प्री प्लान नहीं था, बस शुरू हो गया जी। हम सब में सर्वाधिक विदेश यात्राएं इनकी हैं, 42 देशों की। क्या बात है, क्या बात है। इसका ये कारण है कि मैंने एनआरआई ऑडियंस का वो मानस पढ़ लिया था। अच्छा। कि 2020 का युग है, छोटी छोटी चीजें उनको ज्यादा अपील करती है। बहुत लंबा समय नहीं उनके पास कि 8 लाइनों के बाद वो पंच का इंतजार करे। अच्छा। तो बस ये एक मैंने ये पैटर्न पकड़ा और ये सक्सेस हो गया। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा है, लोगों ने कल बहुत मजा आनंद उठाया। आदरणीय श्वेता जी, देखिए मेरे लिए कविता कभी भी मंच का विषय नहीं थी जी। मैं यहाँ संयोग से हूँ और केवल ईश्वर की इच्छा से हूँ जी। क्योंकि कविता मेरे लिए सिर्फ मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम थी, जो मैं डायरी की तरह लिखती थी जी। मेरी कभी किसी से बहुत घनिष्ठ दोस्तियां नहीं हुई लाइफ में, जिंदगी में। तो अपने आप को कहाँ अभिव्यक्त करूं या हल्का करूं, तो मैं डायरी में ही करती थी शुरू से। और मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील थी, तो डायरी में अक्सर मेरी दुख की कविताएं होती थी। जैसे मैंने बहुत कम एज में 9th में शायद लिखी थी एक कविता कि होठ छिल गए मुस्कानों की दर्द भरी बौछारों से, सर्द हवा में भी तपते हैं ये हरदम अंगारों से।
घुमा उजाला चौराहे पर अंधों की तकरारों से, आंख तभी से ढूंढ रही है मिला नहीं पखवारों से। ये कच्ची पक्की कविता थी, नवी में पढ़ती थी। गहरी संवेदना है इसमें। तो और हमारे घर में क्या माहौल बिल्कुल नहीं था कविता या किसी भी एक्टिविटीज के लिए माहौल नहीं था। बहुत सारी बहनें थे तो घर में ये था कि बस पढ़ो लिखो, घर का काम करो और जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ। तो मैं कविताएं हमेशा एक अपराध की तरह छुपाती रही और मैंने उनको कभी कविताएं समझा नहीं, इतना आत्मविश्वास नहीं आया कभी कि ये मेरी कोई अच्छी कविता है। हुआ ये कि जब मैं रेडियो पर अनाउंसर हो गई मथुरा आकाशवाणी पर, तो वहां मैं रिकॉर्ड, डबिंग, एडिटिंग सब करती थी काम। जी, तो कई लोग आते थे तो वो कविताएं सुनाते थे, तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि इस तरह का तो कुछ मेरे पास भी है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तब तक। तो मैं सोचती थी इस तरह का तो मेरे पास भी है, पता नहीं, पर संकोच बहुत था, आत्मविश्वास कम था जरा सा। तो एक बार ऐसे ही कोई बात पे एक अधिकारी थे मिस्टर गांधी, अभी तो वो संसद में हैं कहीं, तो वो कह रहे थे कि क्या सरिता कैसा लग रहा है, कैसी कविता लिख रही है। तो मैंने कहा सर कविता यही है, तो थोड़ी बहुत मैं भी लिखती हूँ, तो मेरे ख्याल से है ये लिखा है मैंने। क्यों? तो वो बोले कि अच्छा दिखाओ, वो पीछे पड़ गए। तो मेरी डायरी थी जिसमें कम से कम 450-500 कविताएं थी मेरी उस समय। क्या बात है। हाँ, जबकि एक डायरी तो मुझे चूल्हे में झोंकनी पड़ी थी पापा के डर से। पापा आ गए थे अचानक, वो भी एक संस्मरण है मेरी लाइफ का। वो सहेली मेरी यहीं रहती है, अच्छा, यूएसए में सेटल है, अच्छा, तो मिलेगी अभी। तो वो बैठी थी चूल्हे पे, हम कढ़ी चला रहे थे। मम्मी बोली तुम कढ़ी चलाती रहो और बातें करती रहो। तो दोनों सहेलियां बैठे थे, तो मैं अपनी कविताएं सिर्फ 1-2 सहेलियों को ही सुनाती थी। तो मैंने, वो बोली नया क्या लिखा है सुना, तो मैं सुनाने लगी उसको, ऐसे डायरी रख के और चलाती जा रही, ऐसे सुनाती जा रही। तो धीरे से वो बोली देख पापा आ गए, तेरे पापा आ गए। तो मैंने वो धीरे से सरका दी चूल्हे में। मेरा एक नॉवेल चल रहा है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है, इसी घटना से। तो इस तरह, तो वो मैंने खोली तो उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने देखा, इतना तो पढ़ना समझो, तो बोले तुम तो कवित्री हो। मैंने कहा नहीं सर, नहीं, कविता नहीं है, डायरी है। तो फिर वो रेडियो पर ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने मुझे सलाह दी, मेरे आत्मविश्वास बढ़ाया और बोले तुम जो अनाउंसमेंट की कार्यक्रम करती हो, गीतों भरी रात और वो सब करती हो, उसमें अपनी पंक्तियां यूज किया करो। तो मैंने फिर उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया और पंक्तियां मैं पढ़ने लगी। तो वो रेडियो से मेरी प्रसिद्धि बढ़ी, क्योंकि मथुरा जैसी जगह पे एक महिला अनाउंसर और इतनी मौलिक पंक्तियां लेकर, लोगों का कहना ये था कि हर गाने के आगे पीछे मैं अपनी कुछ पंक्तियां लगा देती थी, कारण लगाती, कहानी नुमा बना देती थी। आवाज की दुनिया के साथियों को, सरिता शर्मा का नमस्कार करके मैं करती थी उस कार्यक्रम को। तो उससे मेरी एकाएक, और पत्रों के उत्तर, तो पत्रों के उत्तर फिर मैं पद्य में देने लगी। अच्छा, तो उससे मेरी एकाएक बहुत चर्चा हो गई। एकदम एक ऐसी कवित्री आई है। हमारे घर में भी, ससुराल में थी मैं उस समय, तो वहां पर भी बहुत माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़ने लगे कि आप आओ, यहाँ आओ गोष्ठी में। तो एक आध बार जब मैं गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि एक मंच निकलते हुए मैंने देखा तो एक कवित्री और संचालक की नोक झोंक हो रही थी, तो वो मुझे बड़ा हर्ट किया। मैं कविता को महादेवी वर्मा जी से ही जोड़कर देखती थी, मीरा से ही जोड़कर देखती थी। तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मंच पर महादेवी वर्मा और मीरा की एक प्रतिनिधि खड़ी हो, कोई बच्ची खड़ी हो, और उसको संचालक कोई दो अर्थी बात बोल रहा हो। तो मुझे उस दिन से लगभग नफरत हो गई मंचों से, और मैंने ये तय किया कि मैं लाइफ में कभी मंचों पर नहीं जाऊंगी। ईश्वर की कृपा से मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं बड़ी आज्ञाकारी और बड़ी आदर्श बच्ची थी अपने घर की। तो मैं मेहनत करती थी पढ़ने में, घर के काम में। मैं चाहती थी हर चीज में मैं बेस्ट बनूं। तो मैं मेहनत बहुत करती थी। मेरे बच्चे भी, उस समय बेटी हो गई थी। तो हुआ ये कि लगातार मुझे प्रेशर पड़ता रहा कि आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैंने बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। मेरी नौकरियां लगी एक के बाद एक, स्विच करती गई मैं। 3 नौकरियां मैंने की। तो मैं बहुत मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी, लेकिन मेरे जीवन में ईश्वर की इच्छा यही थी। और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। अच्छा। ऐसी दुर्घटना जिसके बाद मेरा जीना ही मुश्किल था। मेरी बड़ी बेटी को खो दिया मैंने, 9 बरस की बेटी को। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं था कि मैं जिंदा बचूंगी, किसी को नहीं लगता था। 3 महीनों में मेरा 22 किलो वजन कम हो गया था। और ये मेरी छोटी बेटी छोटी सी थी, मैं इससे बात भी नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तो मैं बहुत भयंकर सदमे में थी। तो उस समय फिर क्या हुआ कि 3 महीने के बाद मैं पहली बार मैंने ये महसूस किया, होश में आई। जैसे मेरी माँ ने ये कहा, मेरी माँ के पास छोड़ दिया गया था, सुना रही हूँ, छोटा सा प्रसंग है। तो माँ बहुत चिंता करती थी कि मर जाएगी, बचेगी नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा एक शादी में मैं जा रही हूँ, इतनी देर में आ जाऊंगी, तू थोड़ा सा बच्ची का ध्यान रख लेगी। मैं अपनी बेटी को भी नहीं कुछ करती थी, न खिलाती, न नहलाती, न बात करती थी।
तो उसको मैंने कहा शादी, मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई, शादियां हो रही हैं अभी दुनिया में। मैं इतनी इनोसेंट थी कि मुझे लगा कि जब मेरी बेटी चली गई तो संसार में सब कुछ रुक जाना चाहिए। तो उस दिन पहला मैंने गीत लिखा उसके बाद कि गुमसुम उतरा सवेरा, पसरा नीरव उदास दिन, लाल तुम्हारे बिन। और फिर उस गीत को गा गा के पहली बार मैं रोई, तब तक मुझे आंसू नहीं आ रहा था। तो फिर मैं बहुत रोई और उसके बाद मैंने लगातार गीत लिखे। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे कविता के अलावा कहीं, क्योंकि मैं अपने दर्द को हल्का कर पाती थी। जी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों, उससे पहले भी मैं 2-4-6 मंच किए थे जब बहुत प्रेशर होता था, 10-20-50 कर लिए होंगे, लेकिन लोकल करती थी खाली बच्चों के साथ जितना। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि ना मुझे एकाएक मेरे दर्द के गीतों से लोगों ने बेहद ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया, जो घर पे आते थे। कवियों की मैं एहसानमंद हूँ, मथुरा के कवियों की, जो हमेशा मेरे घर गुट बना के आते थे 4-6 की ये जिंदा नहीं रहेगी अगर हम इसको सपोर्ट नहीं। तो सब आते थे। तो फिर मैं धीरे धीरे कविताएं सुनाने लगी, रोने लगी, तो मैं हल्की होने लगी। फिर उसी समय कुछ 1-2 मंचों की बात आई, तो 1-2 मंचों पर जो सम्मान मुझे मिला तो उसने मेरी धारणा बदल दी। और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मंच पर केवल और केवल सम्मान मिला। क्या बात। मैं अपने आप को बहुत तो उस समय फिर ये हुआ कि धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता गया। मैं यात्रा में थोड़ा अपना दुख भूल जाती थी और कविता सुनाकर भी मुझे लगता था मेरा दर्द मैंने बांट दिया, थोड़ी मैं हल्की हो गई। तो इस तरह मेरा मंचों पर आना हुआ, वरना मैं कभी नहीं आती मंच पे नहीं आती। तो आपने इतनी यात्राएं की हैं, ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी चीज, ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आज तक याद है, ये मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, और कोई ऐसी बात जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है वो भी याद है। ऐसी तो कई घटनाएं हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती जी। मैं अपने जीवन में कविता का होना और अपने आप को मंचों पर पाना, मेरे जीवन में ईश्वर के प्रति आभार के लिए शब्द ही नहीं है जी। मैं समझती हूँ कि मैं अपने जीवन से ही अनजानी रह जाती अगर ये चीजें नहीं होती जी। तो मेरे जीवन में बहुत घटनाएं हैं, उनमें से 1 या 2 घटना बताती हूँ केवल आपको। बहुत सारी घटनाएं आपने भी कल देखा, लोग रो रहे थे। लेकिन एक बार मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर जो गीत लिखा था बहुत जमाने पहले, मैंने देखा लोग टेस्ट कराते हैं, लड़की होती तो अबॉर्ट कराते थे। मैं कॉलेज में जॉब करती थी, मेरी सहेलियों ने ये किया, तो मैं बहुत मर्माहत हो गई कि एक जीव को कैसे हम केवल लड़की होने के कारण उसको मार सकते हैं। तो मैंने घर जाकर एक गीत लिखा और वो गीत सबसे पहले वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में मैंने पढ़ा कार्यक्रम में, तो सुरेंद्र शर्मा जी पहली बार मिले थे जी। तो उन्होंने बहुत उस गीत को माउथ पब्लिसिटी हुई कि भाई ऐसा गीत लिखा है उस लड़की ने। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अनेक जगहों पर ये संस्मरण है मेरे कि मैंने वो गीत पढ़ा, लोग रोने लगे, मंच पर आ गए, मेरे पैरों में मालाएं चढ़ा दी, मेरे पांव छुए गए, सामूहिक संकल्प लिए गए मंच पर कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। एक ये बात, और एक ये बात कि एक टीवी चैनल के लिए अभी मैं शूट कर रही थी, 3-4 साल पहले की बात है। तो टीवी चैनल का शूट चल रहा था, तो मैंने वो देहरी वाले मुक्तक पढ़े, प्रेम के मुक्तक पढ़े और मैंने माँ वाला गीत पढ़ा जी। तो सारा शूट हो गया, खाना वाना खाने गए, तो जो शूटिंग कर रहा था बंदा वो आया और उसने मेरे पाँव छुए। मैंने कहा क्या हुआ भैया? कौन? बोले कि मैं शूट कर रहा था, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा क्यों बदल दी? तो बोला कि मेरी पत्नी खाना बना के देती है रोज, और फिर वो फोन करती है कि तुमने खाना खाया, तुम्हें वो चीज कैसी लगी, मैंने चटनी भी रखी थी। तो मैं हमेशा इरिटेट हो जाता हूँ कि भाई तुम क्या मेरे परेशान करती हो, खाना था खा लिया मैंने। लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो सूखेपन की घट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं, और मैं तेरे कदमों की एक छुअन के लिए मैं तेरा इंतजार। तो मुझे लगा कि मेरी कहानी आप कह रही हैं। और दूसरी बात, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, तो वो एक कमरे में रहती हैं और वो कई दिन मुझे देख नहीं पाती। मेरा बहुत घंटों का वर्किंग आवर होता है। तो जब मैं कभी वो मेरे पास आके कहती है बेटा मेरे पास 5 मिनट बैठ जाया कर, पता नहीं मैं कब तक हूँ। तो आपने जब कहा जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, आज मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ। आज से मैं चाहे 5 मिनट बैठूं, अपनी माँ के पास रोज बैठूंगा और अपनी पत्नी की सेवाओं की कदर करूंगा। क्या बात है। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, बहुत बड़ी घटना है जी। तो ये अच्छी घटनाएं हैं और बुरी घटनाएं तो देखिए होती रहती है, उनकी क्या चर्चा करना। हम नकारात्मक बात ही कोई क्यों करें, उनको हम उसी समय ट्रीट कर देते हैं, खत्म करो, तुरंत दान महाकल्याण। मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ गलत चीजें, ये सब जानते हैं। मैं रिएक्टिव हूँ थोड़ी, और मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उसी समय बोल देती हूँ बस। ठीक।
आपके पास इसी प्रश्न के साथ आती हूँ। जी, यही है कि अच्छी घटनाएं भी बहुत रही है, सुखद घटनाएं भी और बुरी घटनाएं भी बहुत रही है, लेकिन जैसा कि दीदी ने कहा है, बुरी घटनाएं उसी रात बुला देनी चाहिए। रात गई बात गई। अब मैं पिछले करीब 20-22 साल, 98 से मैं फुल टाइम इसी प्रोफेशन में हूँ। 20-22 साल से, और करीब 40-42 देशों की यात्राएं हो चुकी है। तो अविस्मरणीय घटनाएं बहुत है। हमें आमतौर पे हंसाने के लिए ही बुलाया जाता है। तो कई अविस्मरणीय प्रोग्राम हुए, क्रूज में हुए, उड़ते हुए प्लेन में हुए, और अलग अलग देशों में, आइलैंड में कई जगह बुलाया गया। एक मुझे याद आता है कि अफ्रीका में एक प्रोग्राम था, वो लव मैरिज थी। अग्रवाल परिवार था वहाँ का, NRI परिवार, और लड़के वाले जो थे वो फ्रेंच थे, फ्रेंच परिवार था। तो वहाँ मुझे हंसाने के लिए बुलाया गया था। तो एक तरफ लड़कों वालों का परिवार, एक तरफ लड़की वालों का परिवार बैठा था। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो आधी ऑडियंस तो मुझे समझेगी नहीं। तो वो बोले कोई बात नहीं, हमने तो आपको बुलाया, हम आपके फैन हैं, ये तो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, और आप हर पंच के बाद आप 2 मिनट रुकना, ये नरेट कर देंगे फ्रेंच में। एक नरेटर खड़ा था। तो वो प्रोग्राम मेरा एकल प्रोग्राम था, मैंने उसमें किया। अब मैं हर पंच के बाद यहाँ से ताली बजती, हंसने की आवाज आती है लड़की वालों की तरफ से, फिर वो नरेटर फ्रेंच में अनुवाद करता था, फिर वो लड़के वाले हंसते थे, ताली बजाते थे। इस तरह से वो जो मेरा 1.25 घंटे का प्रोग्राम होना था, वो 2.5 घंटे तक चला। और ये अफ्रीका की बात है, और ये प्रोग्राम मुझे आज तक याद आता है कि ये कुछ अलग हुआ था, कुछ अद्भुत हुआ था। तो ये भी है कि भाषा कभी बैरियर नहीं बनती। अगर वास्तव में कोई हंसना चाहे या कविता की गहराइयों से रूबरू होना चाहे, तो भाषा कोई बैरियर नहीं बनती। क्या बात है। तो ये प्रोग्राम आज तक याद है। बहुत अच्छी बात। मेरी जो छोटी सी काव्य यात्रा है जी, उसमें टेलीविजन का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया ना, एक्सीडेंटल पोएट जी। पहली बार टेलीविजन पे भी एक्सीडेंटल ही आया जी। एक शो आता था दबंग चैनल पे, वाह भाई वाह, शैलेश जी का। तो मैं पिताजी के साथ गया था, तो साथ में पापा हमेशा ले जाया करते थे जी। तो वहाँ पे हिंदी दिवस का कार्यक्रम था जी। तो वहाँ पर हिंदी दिवस के ऊपर किसी कवि के पास कोई ऐसी रचना नहीं थी जो सुना सके। ओह अच्छा। मैंने कहा जी मेरे पास है। उन्होंने कहा सुना। तो मैंने एक बड़ी एक हास्य व्यंग की कविता लिखी थी, कविताओं पर चढ़ गया जाने कैसा रंग, नीरज जी के गीतों पड़े परसाई के व्यंग भानों को। और उसमें सुनना आप क्या तेवर रखते थे। और हर नया कवि आजकल यही करता है कि कविताओं की कतरन काटी कविता एक बनाई, अखबारों की कतरन काटी कविता एक बनाई, 4 चुटकुले याद कर लिए कवि हो गए भाई, मौलिकता बेमौत मर गई चुरकट हुए दबंग, कविताओं पर चढ़ गया जाने कैसा रंग। क्या बात तो है। इस तरीके की रचना सुनाई, एक्सीडेंटल पोएट। हाँ। तो टेलीविजन के अलग अलग चैनल्स में फिर उसके बाद वाह वाह क्या बात है में आई। हाँ। फिर जो सर्वाधिक उससे बहुत लोकप्रियता मिली, रातों रात लोगों ने देखा, वो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ, आज भी लोग उसे देखते हैं। उसके बाद में एक शो आ गया हमारा, ये लपेटे में नेताजी। इस शो का मैं एक नया फॉर्मेट मैं मानता हूँ कि बड़े कवि इसकी आलोचना भी करते हैं, बहुत से कवि आलोचना करते हैं, ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है। हालांकि आजकल वही कवि उस शो में जाते हैं, बताओ और उसमें जाके बताते हैं बेटा अब कविता हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये एक मूल स्वभाव होता है आदमी का, उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं। लेकिन हमने उसमें एक चीज देखी कि कल कभी कभी जैसे चुनाव परिणाम आने हैं, हाँ। तो हम एक कार्यक्रम के लिए 3 कविताएं लिखते हैं। एक फला पार्टी बहुमत में आ गई, दूसरी अपोजिट पार्टी बहुमत, एक कोई किसी को पूरा उसमें बहुमत नहीं मिला, और एक अपूर्ण बहुमत की सरकार बनने का एक निश्चय कर दिया जनता ने। हाँ। तो उसमें हमको 3 प्रकार की कविताएं लिखनी पड़ती थी। तो ये हमारा पार्ट है। तो टेलीविजन का मुझे लगता है कि मेरे कवि सम्मेलन के जीवन में काफी एक रोल रहा। लेकिन जो घटना मुझे याद आती है, कई घटनाओं में एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक कविता हमने लिखी थी, शहीद हेमराज का जब शीश कट गया था, तो उसको वापस लाने के लिए उनकी माँ ने अनशन किया था। अच्छा। तो उसमें गीत लिखा था हमने कि जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्या बात। ये रचना पूरी लिखी थी। इस रचना का मुख्य पात्र तमाम शहीदों से लेकर के आखिरी में शहीद हेमराज के ऊपर केंद्रित होता था। तो उसमें ये क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार लौट बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर
पुरस्कार पद्मश्री बरसा दो, ऐसा। लेकिन उसको क्या उत्तर देना है, केवल मुझे इतना बता दो, हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। ये कभी ये मैं एक कार्यक्रम एबीपी न्यूज में कर रहा था, कुमार विश्वास जी संचालन कर रहे थे जी। अचानक जब ये अंतरा आया, बहुत भाव से सुनाया करता हूँ मैं गीत को जी। जैसे ही अंतरा आया तो मुझे अचानक बताया गया कि आपके सामने शहीद हेमराज की माँ बैठी हुई। अब देखिए मेरे रोंगटे खड़े, मेरी आंखें भर आई। अब वहाँ शहीद भगत सिंह जी के परिवार के लोग बैठे, संदीप उन्नीकृष्णन की माँ बैठी हुई थी। अब जैसे ही मैंने उस घटना का जिक्र किया तो शहीद एक महिला ने एक वृद्ध महिला को अपने गले से लगाया। उस संदीप उन्नीकृष्णन की माँ थी जो शहीद हेमराज की माँ को यूं, और शहीद का बेटा बगल में बैठा हुआ था। अब वो जैसे ही मैंने पढ़ा कि जी हेमराज की माँ कहती हैं बेटे का सिर ला दो, शेरनी लगा रही हुंकार अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार कर रही पोते को तैयार। जब ये पंक्ति आई उस सदन में ना मैं पढ़ पाया ना कोई सुन पा रहा था, मेरी आंखें भरी और पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर साहब कुमार विश्वास जी उठे और वो रोने लगे, पूरा एक एक व्यक्ति वहाँ भावुक। और मैं उठा और मैं सही उनकी माँ की, उनके माँ के चरणों में जाके बैठा। संदीप उन्नीकृष्णन जी की माँ ने मुझे गले से लगाया। मतलब ये ऐसे पला कविता, मैंने कहा ना कविता सिर्फ और सिर्फ संवेदना है जी। अगर आप संवेदना, वो कहते हैं ना दीदी, वो आह से निकला होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता। तो वो घटना मैं फिर उसके जब वो टेलीविजन पे आया तो लगभग वो सारा दृश्य कटा हुआ था। तो मेरे को मन में लगा यार ये इतना अच्छा कुछ हुआ था लेकिन दिखाया नहीं गया। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, फ्रस्ट्रेशन आता है अंदर। लेकिन वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरा टेलीफोन इतना आज तक कभी नहीं बजा। उस रात को रात के 3 बजे तक मेरा फोन लगातार बजता रहा, जबकि वो दृश्य था ही नहीं, वो दृश्य जबकि नहीं था। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका हीरो आपके सामने बैठा हो, जैसे मैं एनआरआई की कविता सुनाता हूँ तो मेरे हीरो मेरे सामने बैठे होते हैं, वो दृश्य सबसे भावुक होता है। सबसे भावुक दृश्य होता है। और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं, लेकिन ये मुझे याद है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब पूछना ये चाह रही थी कि जैसे हर व्यक्ति सोचता है, जैसे आपकी कल कविता थी कि यहाँ अमेरिका के लोग इस बात पे संतुष्ट होते हैं और भारतीय लोग इस बात पे संतुष्ट होते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या लगता है कि आप क्या होंगे आज से, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? जैसे देखिए अब एआई का युग आ रहा है जी, तो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेकिन कविता किसी को सिखाई नहीं जाती जी। जैसे संवेदना महसूस करना, एआई सब कुछ कर सकता है, संवेदना भी मतलब वो आर्टिफिशियल होगी जी। वो जो हृदय है, वो हृदय की संवेदना पैदा नहीं की जा सकती जी। तो हमें लगता है कि हमको सतत अपडेटेड रहना है। और लगभग जैसे हम और गौरव बात करते हैं कि हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देश में 10-12 ही नाम नए नामों में से हैं, तो हमको लगता है कुछ ऐसा अपने मुंह से ना कहें जो देश के खिलाफ बात जा रही हो या समाज में विघटन पैदा कर रही हो। तो जिम्मेदारी से अपनी कविता का निर्वाह करने का मन में विचार आता है और वो करते रहेंगे, ऐसा माँ सरस्वती ने चाहा। तो बस मैं भी यही कर रहा हूँ। कोई प्री प्लानिंग कभी थी नहीं कि हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ तक की यात्रा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने सबको एक काम देकर सौंपा है, काम सौंप कर यहाँ भेजा है दुनिया में। तो मुझे यही लगता है कि मुझे हंसाने के लिए भेजा है, लोगों का तनाव दूर करने के लिए भेजा है, और लोगों की मुस्कुराहट में मैं यही देखता हूँ कि तीर्थ यात्रा हो गई है। तो बस यही करते रहेंगे, क्योंकि हास्य का कोई विकल्प नहीं है। एआई आ गई है, लेकिन बस ये है कि आज दुनिया में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है कि हमारी ज़रूरत तो रहेगी। कोशिश यही करते रहेंगे कि निश्चल हास्य से लोगों को हंसाते रहे और ये यात्रा अनवरत जारी रहे। क्या बात। देखिए, दोनों भाइयों ने एआई की बात की है जी। मेरा ये मानना है कि कविता हृदय से निसृत होती है जी, वही हृदय तक पहुंचती है जी। तो दुनिया का कोई एआई दिमाग को तो कर सकता है अनुवादित जी, लेकिन हृदय का अनुवाद नहीं हो सकता। क्या बात है। इसलिए, और एक मेरी 2 छोटी छोटी बातें हैं। एक तो हमेशा जब भी मैं मंच पर होती हूँ और मेरी कविताओं से लोग जुड़ जाते हैं,
वो पल मेरे जीवन के सर्वोत्तम पल होते हैं। तो मेरी माँ से ये प्रार्थना है कि इस सुख से मुझे कभी वंचित ना करे। और दूसरी बात ये है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अभी एक ऐसा गीत आना बाकी है जिसे मुझसे ज्यादा दुनिया गाए। क्या बात। ओके, तो आप हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को, पढ़ने वालों को क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से ये मेरा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि हंसाना मेरा उद्देश्य है और ये हंसाना मैं तीर्थ यात्रा की तरह समझता हूँ। लाइफ में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। अहले दर्पण सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें मस्ती है बस उसी की हस्ती है। एक बात और, मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता वहीं स्वर्ग बन जाता है। क्या बात है, क्या और बात। खुश रहने के लिए कभी वजह मत ढूंढिए, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, खुशी भी खत्म हो जाएगी। हमेशा बेवजह खुश रहना सीखिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि 1 सेकंड की मुस्कुराहट से आपकी फोटो खूबसूरत हो सकती है तो हमेशा की मुस्कुराहट से क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती? क्या बात है, एकदम सही बात। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और हमें याद करते रहिए, हमें बुलाते रहिए। जी बिल्कुल। बहुत एक छोटी सी बात कहूंगी। मैंने अपने गीत में भी कहा था कि हिंदी ये कह रही है कि मैं भारत में जन्मी, जहां भर में रहना। जी। तो मैं अहले दर्पण के सुनने वालों, देखने वालों से, सबसे, और जो भी इस इंटरव्यू को देख पाएंगे, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदी और हिंदुस्तान की संस्कृति को अपने हृदय में लेकर रह रहे हैं, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। आप लोग बहुत कर रहे हैं और इसी को जारी रखिए। कभी भी ये ना हो कि मतलब हिंदी हमारे नई पीढ़ी में भी थोड़ी सी हिंदी अगर हो सके तो उसका प्रयास जरूर हो। कवि सम्मेलनों में नई पीढ़ी के बच्चों को जरूर लेकर आइए। मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उनके भीतर ट्रैवल कर सके, आगे बढ़ सके। बहुत सही बात बोली आपने भाई। आप सारी बातें हो चुकी हैं तो इनसे अच्छा मैं क्या बोलूं। लेकिन 4 पंक्तियां में समापन में। जी, स्वागत है। कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ अहले दर्पण के सभी दर्शकों से, कि ये मत सोचो ज्ञान बांटते फिरते हैं। क्या बात है। ये मत सोचो ज्ञान बांटते फिरते हैं, खुशियों का सामान बांटते फिरते हैं। ये दौलत बांटे जाने से बढ़ती है, ये दौलत बांटे जाने से बढ़ती है, इसीलिए मुस्कान बांटते फिरते हैं, इसीलिए मुस्कान बांटते फिरते हैं। तो दोस्तों, हम समाप्त करते हैं आज का ये साक्षात्कार यहीं पर। मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का, लेकिन समय बहुत बेरहम है दोस्तों। तो मैं अपनी जो गीतों की क्वीन है उनसे विदा लेती हूँ। हास्य और व्यंग्य के हमारे 2 धुरंधर महारथी हैं, देव इनको कह सकती हूँ, महाराजा कह सकती हूँ, उनसे विदा लेती हूँ। लेकिन फिर मिलूंगी इस वादे के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे कवियों को सुना, लेकिन उन कवियों को यहाँ तक लाने में और कल का कार्यक्रम जो गोपियों की तरफ से हुआ है उसके बारे में बताने के लिए आज उनकी 2 कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी हैं और बोर्ड मेंबर हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया है। तो आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं। कलिका जी, आप गोपियों की अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि ये विचार आपके मन में आया कैसे कि चलो इस बार हम ये कवि सम्मेलन भी करवाते हैं? तो इसकी हिस्ट्री बता दूं जी प्लीज। कवि सम्मेलन को यहाँ तक लाने में सुनील जी और अंजू जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है। क्योंकि बहुत साल पहले, आई थिंक ये हमारा फोर्थ कवि सम्मेलन था, चौथा था जी। बहुत साल पहले इन्होंने, और सुनील जी इतने बड़े प्रोपोनेंट है इस चीज के लिए, तो उन्होंने पहले कवियों को आमंत्रित किया था, दूसरे कवि थे जी। और 2-3 साल इन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा ये 2 साल बंद हो चुका था, तो दिस ईयर ऑल्सो हम लोग थोड़ा दुविधा में थे कि कितने लोग आएंगे, इस तरह की कला को कितनी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास आप बहुत सारे माध्यम हैं, टिकटॉक है, ये है, वो है, तो लोग फिजिकली आके कवि को देखेंगे कि नहीं। लेकिन उसमें आई हैव टू से कि अंजू जी के बिना सपोर्ट और उनके जो उन्होंने जो मुझे हिम्मत दी कि नहीं कलिका कर लो, सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, तो उसकी वो बहुत बड़ा सपोर्ट था इनका। एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे मेंबर्स, राइट, जब हमने डिसाइड कर लिया कि करना है
तो राजेंद्र जी और बलजिंदर जो कविज को लेकर आए थे, उनके सपोर्ट से कि हम पैसे डाल देंगे पहले। अशोक मदान और मंजू मदान उन्होंने स्पॉन्सर किया, असमत जी ने स्पॉन्सर किया, हमारे सारे मेंबर्स ने मिलकर टिकट सेल की। इस सबके सपोर्ट के बिना तो कोई भी ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता है। बहुत सही बोला। बड़ों के आशीर्वाद से काफी सारे सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरा तो फर्स्ट टाइम था ये ऑर्गेनाइज करना, कि मुझे प्रोत्साहन दिया कि हो जाएगा। तो इतने सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता है। एंड ऑफ कोर्स द ऑडियंस वर जस्ट सो अमेजिंग, क्योंकि उनके श्रोता के वाहवाही के बिना कवि की तो क्या बात है। हिंदी तो आपके मुंह से झर रही है, क्या बहुत सुंदर लगा, बहुत ही खूबसूरत। मैं हिंदी परिवार से आती हूँ, मेरी मदर और मेरी सिस्टर दोनों हिंदी की प्रोपोनेंट हैं, तो क्या बात है। आई एम श्योर दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी नाउ। ऑफ कोर्स वो होंगे आप पे। अब जैसे इन्होंने सारा श्रेय तो आपके कंधों पे डाल दिया, नाजुक कंधों पे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कविता से इतना लगाव और कवियों को यहाँ लाने का जो विचार, ये कैसे आया अंजू जी? एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग की बहुत अच्छी बात है जी, कि मैंने ये हम कई चीजें करना चाहते हैं जी, पर जब तक भगवान, हम माता रानी को भी मानते हैं, जब तक वो नहीं, कई चीजें इकट्ठी एक साथ होती हैं तो कुछ हो जाता है जी। तो हमारा 2010 में मैं जब उनकी FIA की प्रेसिडेंट अध्यक्ष थी जी, तो हमने बहुत बड़ा 10,000 लोगों का प्रोग्राम किया था। क्या बात है। तो हमने कहा हमें कुछ अपना इंडियन से, वहाँ से कुछ कवि आए थे और जिनको कोई और जानता था, मैं नहीं जानती। अच्छा। तो हमने कहा हम 15 अगस्त के फंक्शन में जो हम मेला करते हैं उसके साथ हमें कवि सम्मेलन भी कराना है। गौरव शर्मा उस बार पहली बार आए थे। क्या बात है। और उसमें मैं कोई अपना क्रेडिट या अपना वो नहीं कह सकती कि मैंने कुछ किया, वो भगवान ने मुझे कहा कि तुम करो, तो हो गया। और उसके बाद जो होता गया, और कई चीज़ें जो एक गौरव ने भी कहा, शायद कई चीज़ों के लिए आपको यहाँ भेजा जाता है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हो जाती है और श्रेय मुझे मिल जाता है, ऐसा मुझे लगा है। आप बहुत स्वीट यहाँ पे ऐसी बात कर रही हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज बात कहेगा नहीं, लाएगा नहीं, तो बात आगे बढ़ती नहीं है। तो किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, आपने वो किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सुंदर बात आपने की, और इस आपकी वजह से हिंदी का देखिए इतना प्रचार प्रसार हो रहा है विदेश की धरती पे। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड सुनील गर्ग, मेरे पति, उनको बहुत शौकीन है इसके, और अभी से नहीं, पिछले 35 साल से शौकीन है। तो जब भी मौका पड़ता है मुझे उनका 100% सपोर्ट है। मतलब मैं ये समझ के चलती हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, सुनील का सपोर्ट मेरे पास है। आपने वो तो अंजू जी ने बहुत बड़ी बात कही। तो नवीन मेरे हस्बैंड, वो भी पहले गोपियों के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो जब मुझे जैसे लग रहा था अंजू जी से बात की, तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। और नवीन ने बोला अच्छा तुम्हें टिकट भी करवानी है, टिकट मैं करवा दूंगा टिकट। तो मतलब ना जैसे लगता है कि कुछ मुश्किल काम सामने आता है, तो अगर किसी का सपोर्ट हो घर में और अगर बाहर फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, तो सब मिलके काम हो जाता है। हाँ, वो बहुत आसान हो जाता है। और कल श्रोता में से किसी ने मुझे बोला, आप कोई एक फ्रेंड है, उसे हम हमेशा उसकी मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें तो हिंदी नहीं समझ आती, क्योंकि हम कुछ वर्ड बोलते हैं वो कुछ और समझ लेते हैं। तो आज सुबह उसका पहला मैसेज आया कि मुझे कल 95% समझ आया, और मैं हंस के लोट हो गई। ये सफलता है। तो मैंने बोला ये हुआ कि ये कवियों की वो है, नहीं, मतलब आप लोगों का मेहनत और कवि लोग नहीं, उनकी कवियों, रियली ऑल द क्रेडिट गोज टू द कविज, जिन्होंने इतना सहज बना दिया, सबको हंसा दिया, और सबके दिल को छू गई उनकी। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि वो संस्था जिसने इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया, आप उसकी अध्यक्ष हैं और आप उसकी बोर्ड मेंबर हैं, तो आप प्लीज गोपियों के बारे में कुछ बताइए। तो हम लोग पहले FIA, जैसे अंजू जी ने बताया, उसके पार्ट थे। फिर 10 साल पहले हमने गोपियो एस्टैब्लिश किया, LA चैप्टर। एज गोपियो इज एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे देशों में है। US में इसके 10-15 ब्रांचेस हैं, चैप्टर्स हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम कोई डिफरेंसेस को सब अलग रख करके एज इंडियन इन आवर हार्ट हम एक साथ मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली आप। क्योंकि हमारे अब तो बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, रीजनल,
रिलीजियस, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो सबको जुड़ा के साथ लेके चले, कोई भी डिफरेंसेस को छोड़ के एक साथ रखे। तो इसलिए हम लोग गोपियों के साथ जुड़े, एंड ऑल वी हैव इज वी कैरी इंडिया इन आवर हार्ट्स, और यही हमारा मिशन है। क्या बात है, क्या बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गोपियों हमने इसी से किया शुरू। इनफैक्ट उसकी नींव हमारे घर में ही पड़ी थी। आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। हाँ, मेनी पीपल केम टुगेदर। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं प्राउडली हर बार जब मीटिंग करती थी ये कहती थी, बस हर प्रांत से लोग हैं जी। हमारे यहाँ पंजाबी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिक है जहाँ हर कोई अपने आप को उसका पार्ट समझता है। हम किसी भी बेसिस पे किसी को अलग नहीं मानते, और हम लोग सिर्फ वो करते हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए यहाँ वैलिड हो, और उससे हम इंडिया को ऊपर ला सकें। यही हमारा मिशन है, और इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं करना। वी प्राउडली क्लेम आवर इंडियन रूट्स, और इंडिया की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। बहुत ही खूबसूरत बात। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और गोपियों से जरूर जुड़िए। उनका विजन आपने देखा, उनकी बातें आपने सुनी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उनके साथ जुड़ेंगे और इसको, संस्था को और आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।